हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए हिंदी। ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा MHD 2 आधुनिक हिंदी काव्य। अब यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है कि ऑलरेडी एक वीडियो करा दी है, मैंने बना रखी है जिसमें आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। तो ये वाली वीडियो जो है आई होप आपने इसको देख रखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप कॉमेंट बॉक्स में भी जाकर इसके लिंक पे जाके उसको डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, कॉमेंट पे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे मैं आपको क्या कराऊंगा, ओनली व्याख्या यानी व्याख्या वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें हम साप्रसंग व्याख्या को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये PYQ के क्वेश्चन है यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं साप्रसंग व्याख्या को। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, एक बार आप इसको देख सकते हो, पढ़ लो इसको। मैं आपको सीधा ले चलता हूँ कि ये कौन सी कविता है, कहाँ से ली गई है और इसको लिखने वाले कौन है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए, ये जो काव्यांश है ये सुमित्रा नंदन पंत जी जो थे, इनके द्वारा एक कविता लिखी गई थी, प्रथम रश्मि। इससे ये पंक्तियां ली गई है यहाँ पे। ठीक है, तो इस कविता में कवि ने भोर यानी जो सुबह का समय होता है, सुबह का जब आगमन होता है, उसके बारे में जो प्रकृति है, प्रकृति में होने वाले जो परिवर्तन है, उसका बहुत ही सुंदर और सजीव चित्रण किया है। क्योंकि देखो, ये छायावादी कवि है, तो छायावादी जो कवि थे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने प्रकृति के बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये कौन सी कविता है, आपको ये पता होना चाहिए। कविता का नाम है प्रथम रश्मि और लिखने वाले कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, छायावादी कवि हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं। सबसे पहले प्रसंग की बात करते हैं। तो ये जो पंक्ति है, इसमें कवि ने रात के अंतिम पहर यानी रात का जब अंतिम पहर होता है, उसके बाद जब सुबह आती है, उस पहर की ये बात कर रहे होते हैं। उस समय क्या होता है, उस समय में अंधेरा होता है, यानी रात का जो अंतिम पहर होता है उस समय आपको चारों तरफ अंधेरा दिखेगा, यानी अंधेरे का वर्णन कर रहे हैं। उस समय क्या होता है, पूरी प्रकृति जो होती है मौन होती है यानी शांत होती है। अगर आप कभी सुबह 3 बजे या 4 बजे उठकर देखोगे तो आपको बिल्कुल शांति दिखेगी। ठीक है, यानी हर तरफ बिल्कुल शांत माहौल होगा, सब लोग सो रहे होते हैं। तो इसी शांत माहौल में अचानक से एक चिड़िया जो थी वो चहक उठती है, जिसे देखकर कवि जो होते हैं वो विस्मित हो जाते हैं, यानी कि थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाते हैं उस चिड़िया को देखकर। फिर वो कहते हैं कि ये मतलब चिड़िया को सुबह के आगमन का पता कैसे चलता है, यानी चिड़िया को कैसे पता लग जाता है कि अब सुबह होने वाली है, और चिड़िया जो है वो चहकने लग जाती है। आपने देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं वो सुबह सुबह क्या कहते हैं, चहकने लग जाते हैं। ठीक है, आखिर उनको पता कैसे लगता है, इसी के ऊपर उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है अपनी कविता के माध्यम से। तो इसकी व्याख्या को समझते हैं। स्नेह तीर तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात। ठीक है, अब इसको समझिए। ये जो आपकी पहली लाइन है, स्नेह हीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात, इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। तो कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि रात का जो अंतिम पहर है, ठीक है, उस समय में आसमान में जो टिमटिमाते हुए तारे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे तेल खत्म हो जाने के कारण बुझे हुए दीपक। यानी क्या होता है कि जब कोई दीपक है, जब उसका तेल खत्म हो जाता है तो वो क्या होता है, बुझने लग जाता है, बुझ जाता है। तो ऐसा ही यानी रात के जो अंतिम समय है, जब सुबह होने वाला समय है, उस समय की बात कर रहे हैं कि आसमान में जो टिमटिमाते हुए तारे होते हैं वो बहुत ही मंद हो जाते हैं, यानी बिल्कुल बुझ जाते हैं, दिखने बंद हो जाते हैं। तो उसकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्नेह जो शब्द है इसके दो अर्थ हैं, एक तो है तेल और दूसरा है प्रेम और चमक से। ठीक है, तो सुबह होने वाले ठीक पहले यानी सुबह से होने वाले जो ठीक पहले वाला पहर है, उस समय में तारों की रोशनी जो होती है वो फीकी हो जाती है। ठीक है, रात में जो तारे चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, वो सुबह होने से जस्ट पहले अगर उसको देखा जाए तो वो फीकी रोशनी हो जाती है, जैसे कि एक बुझा हुआ दिया। ठीक है, दिया जिसका तेल खत्म हो जाता है या लास्ट लास्ट टाइम पे बिल्कुल बुझने वाला होता है, तो उसकी लौ अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत फीकी हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रखा है। हवा जो है पूरी तरीके से थमी हुई है, जिसके कारण पेड़ों के जो पत्ते हैं, ठीक है, यानी ये जो पात है यानी जो पत्ते हैं, तरु यानी पेड़ के जो पत्ते हैं, वो हिल डुल नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल शांत है, मानो वे श्वास शून्य हो गए, यानी प्राणहीन, यानी बिना सांस लिए हुए हो चुके हैं। ठीक है, जैसे आप देखो कोई मनुष्य है जो सांस नहीं ले पा रहा है, यानी मर चुका है, वो एक लाश की तरह हो जाएगा। उसी तरीके से पेड़ के पत्ते बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे श्वास शून्य हो चुके हैं। ठीक है, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। फिर नेक्स्ट है, विचर रहे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना। यानी व्याख्या है कि संपूर्ण पृथ्वी पर सन्नाटा पसरा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो चारों ओर यानी चारों तरफ केवल मनुष्यों के तैरते हुए सपने ही विचरण कर रहे हैं। यानी कि चारों ओर क्या है, मनुष्यों के जो सपने हैं वो विचरण कर रहे हैं। चारों तरफ जो घने अंधकार हैं, क्योंकि रात के समय क्या होता है, अंधकार होता है, यानी चारों तरफ जो अंधकार का साम्राज्य फैला हुआ है, मानो अंधकार ने पूरी धरती पर
अपना विशाल मंडप तान रखा हो, ऐसा माहौल यहाँ पे हो रखा है। नेक्स्ट है कूक उठी सहसा तरु वासनी, गातु स्वागत का गाना। ठीक है, यहाँ पे चिड़िया की बात चल रही है कि वो कूक उठी है, यानी प्रकृति के इस गहरे सन्नाटे और सघन अंधकार के बीच में अचानक पेड़ पे रहने वाली एक चिड़िया है जो कि बहुत मधुर स्वर में कूक उठी है, यानी कि चहचहाने लगी है। ठीक है, उसकी ये जो चहचहाट है, इसको सुनकर ऐसा लगता है कि मानो वो आने वाली सुबह यानी सूर्य की जो पहली किरण है उसके स्वागत में मंगल गान गा रही है। ठीक है, मंगल गीत गा रही है, क्योंकि सुबह की सूरज की पहली किरण आने वाली है, उसका स्वागत कर रही है अपने गीत के जरिए चिड़िया, ऐसा यहाँ पे कवि बताना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर किसने तुझको अंतर्मयी बतलाया उसका आना, यानी यहाँ पे बात चल रही है कि चिड़िया के ये जो आकस्मिक गान है, यानी आकस्मिक जो अचानक से चिड़िया कूक उठी है या चहचहा रही है, तो इसको सुनकर कवि बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं कि वे चिड़िया के बारे में कहते हैं कि आखिर चिड़िया को कैसे पता लग जाता है, ये रहस्य जो है कैसे पता लग जाता है कि सुबह होने वाली है। वो पूछते हैं, हे चिड़िया, इस घने अंधकार में जब सुबह दूर दूर तक कोई निशान ही नहीं है, तुझे किसने आकर बताया कि प्रकाश जो है यानी सुबह जो है उसका आगमन होने वाला है, यानी सुबह होने वाली है, प्रकाश आने वाला है, यानी सूर्य की पहली किरण आने वाली है। आखिर तुमको ये कैसे ज्ञात हो जाता है, कैसे पता लग जाता है, ये बताते हैं यहाँ पे पंत जी। अब ये तो हो गई हमारी व्याख्या। अब इसमें देखते हैं कि विशेष क्या है, आखिर काव्यगत सौंदर्य के बारे में बात करते हैं। तो भाषा की बात करें तो शुद्ध भाषा है बिल्कुल, और ये छायावादी कवि है तो इसमें तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, यानी संस्कृत के शब्द आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। शैली यानी जो लिखने का स्टाइल है ये छायावादी है, रहस्यात्मक शैली है, क्योंकि इसमें रहस्य आपको दिखता है कि आखिर चिड़िया को कैसे पता लग जाता है कि सुबह होने वाली है। ठीक है, चिड़िया को कैसे पता लग जाता है कि सूर्य की पहली किरण आने वाली है, कैसे वो चहक उठती है, यानी अज्ञात सत्ता। ठीक है, प्रकृति के माध्यम से एक अज्ञात सत्ता के प्रति जो जिज्ञासा है वो यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। अलंकारों का प्रयोग किया गया है, यानी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, तारों के दीपक। ठीक है, अब तारों के दीपक यानी तारों को दीपक के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, दीपक के रूप में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। यहाँ पे जो तारों की बात चल रही है ना, उसको दीपक से कंपेयर कर रखा है। फिर मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। मानवीकरण अलंकार जो होता है, इसमें क्या होता है, प्रकृति को मानव के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, यानी इसमें पूरी प्रकृति, अंधकार और चिड़िया का मानवीकरण किया गया है। जैसे कि अंधकार का मंडप तानना, चिड़िया का अंतर्मयी होना, यानी चिड़िया को कैसे पता लग जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों में आपको मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है। रस की बात करें तो इसमें अद्भुत और शांत रस का सुंदर वर्णन आपको देखने को मिलता है। अद्भुत क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल अद्भुत बात है कि चिड़िया को आखिर पता कैसे लगता है कि अब सुबह होने वाली है, उसको चहकना है। तो इसमें अद्भुत और शांत रस आपको देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी पहली व्याख्या। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि देखो, ये जो कविताएं होती है ना, ये कविता बहुत बड़ी होती है। अब उन कविताओं में से कोई भी 4 लाइन आपको उठा के दे देंगे तो आपको वो उसके आंसर को बताना होगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको पूरी कविता पढ़नी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि सेम 4 लाइनें ही आए, तो आपको इससे अंदाजा जरूर हो जाएगा कि ये कौन सी कविता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यह है पथ को ना मलिन करता आना, पथ चिन्ह ना दे जाता जाना, सुधी मेरे आंगन की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। इसके बाद आगे की लाइनें हैं, इसको एक बार आप देख लीजिए। अब बात करते हैं कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो कवियत्री यहाँ पे है महादेवी वर्मा। ठीक है, अब महादेवी वर्मा है और इनके द्वारा लिखी गई है, और ये भी छायावादी यानी छायावादी ही कवियत्री हैं। तो कविता जो है इसमें मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी बादलों की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, बादलों की बात चल रही है, प्रकृति की बात चल रही है, नेचर की बात चल रही है, क्योंकि छायावादी कवि जो है उनकी विशेषता ये रही है कि नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए समझते हैं। तो ये जो काव्यांश है, इसको किसने लिखा है? इसको महादेवी वर्मा जो है इनके द्वारा लिखा गया है। इनको क्या कहा जाता है? इनको आधुनिक मीरा, ठीक है, यानी आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और ये छायावादी कवि हैं, जैसे सुमित्रा नंदन पंत जो थे वो भी छायावादी हैं, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, निराला जी हो जाएंगे, ये सब कौन है? छायावादी कवि हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा रचित जो प्रसिद्ध कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली, इससे लिया गया है। इस कविता में कवियत्री जो है उन्होंने जीवन की तुलना, यानी अपने जीवन की तुलना आकाश में जो छाने वाली बदली यानी जो बादल हैं उससे इन्होंने तुलना की है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, प्रसंग की बात करते हैं। तो इन पंक्तियों में कवियत्री जो है बदली, बदली का मतलब यहाँ पे बादल से है,
यानी बादल और अपने जीवन की समानता, ठीक है, अपने जीवन से और बादल में जो समानता इनको दिख रही है उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। कहते हैं कि जिस प्रकार बदली यानी बादल जो है आकाश में आती जाती है पर अपना कोई स्थायी निशान वहां पे नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार उनका जीवन भी इस संसार में बिना किसी को कष्ट दिए मुंह में बांधे अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। फिर अब एक एक करके लाइन समझते हैं। यानी पथ को ना मलिन करता आना, पथ चिन्ह ना देकर जाना, दे जाता जाना, ठीक है। यानी यहाँ पे कवयित्री कहती है कि बदली के माध्यम से यानी बादल के माध्यम से कहती है कि जब आकाश में बदली छाती है तो वह आकाश के मार्ग यानी पथ को गंदा या मलिन नहीं करती, और जब वो बरस कर चली जाती है तो आसमान पर उसका कोई स्थायी पद यानी कोई रास्ता, कोई निशान नहीं रहता, ठीक है। आपने देखा होगा आकाश में जब बादल छा जाते हैं उस समय आपको बादल दिखते हैं, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पे तैरते रहते हैं, चलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, ठीक है। फिर जब बारिश हो जाती है, बादल वहां से गायब हो जाते हैं, तो आकाश क्या होता है, बिल्कुल साफ हो जाता है, उनका कोई निशान वहां पे नहीं रह जाता है। तो इस तरीके से बता रही है। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, यानी इस तरह कवयित्री का जीवन भी है, उनका जीवन जो है महादेवी वर्मा का वो भी ऐसा ही है कि इस संसार में उनके आने से किसी को कोई कष्ट या कोई मलिनता नहीं हुई, ठीक है। जब महादेवी वर्मा इस संसार में आई, उनका जन्म हुआ, तो किसी को उससे कोई कष्ट नहीं हुआ। और इस नश्वर संसार से जाते समय यानी जब वो जाएंगी, ठीक है, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी उस समय वो अपने पीछे वासना या अहंकार का कोई बंधन छोड़ के नहीं जाएंगी, ठीक है। यानी जब चली जाएंगी कोई वासना, कोई अहंकार, कोई लालच कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे। उनका जीवन जो है निष्काम है, निष्कलंक है, ठीक है, बिल्कुल शुद्ध है। इसके बाद सुधी मेरे आंगन में जग में सुख की सिहरन को अंत खिली। व्याख्या समझते हैं। यानी बदली के छाने से, बादल के छाने और बरसने से तप्त धरती धरती यानी जो एक तरीके से प्यासी धरती होती है, ठीक है, उसको शीतलता मिलती है, यानी उसको ठंडक मिलती है, जिससे पूरी सृष्टि में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से कवयित्री कहती हैं कि जब भी इस संसार को मेरे जीवन या मेरी स्मृतियों की याद आएगी, यानी जब मैं नहीं रहूंगी और मेरा जीवन, ठीक है, कवयित्री क्या कह रही है कि जब मैं नहीं रहूंगी, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, तब जब भी किसी को अगर मेरी याद आएगी तो लोगों के हृदय में, उनके मन में दुख के बजाय एक सुखद सिहरन और प्रसन्नता उत्पन्न होगी। यानी जब लोग मुझे याद करेंगे मेरे जाने के बाद तो वो सुखी हो जाएंगे, मतलब उस उनकी यादों को लेकर कहीं न कहीं उनके मन में प्रसन्नता आ जाएगी। उनके गीतों को, उनकी वेदना ने संसार को शीतलता ही प्रदान की है, ठीक है? महादेवी वर्मा जी ने जो गीत लिखे हैं, जो वेदना उसमें देखने को मिलती है, वो संसार को क्या करती है? शीतलता यानी ठंडक प्रदान करती है। जिस प्रकार से बादल बरसकर धरती को ठंडकता यानी शीतलता प्रदान करते हैं, उसी तरीके से इनका जीवन भी है। फिर विस्तृत नभ का कोना, कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये आकाश अत्यंत विस्तृत है, ये बहुत बड़ा आकाश है, लेकिन इस विशाल आकाश का कोई भी कोना इस बदली का अपना स्थायी ठिकाना नहीं है। यानी ये जो बादल होते हैं, आकाश इतना ज्यादा बड़ा होता है कि कोई भी कोना आकाश का, इसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। ये हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। बादल जो होते हैं आप देखोगे उड़ते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह की ओर चलते रहते हैं, बरस जाते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, फिर बादल आ जाते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है। फिर इसका आध्यात्मिक अर्थ यहाँ पे क्या है, तो इसी प्रकार ये संसार का बहुत, मतलब कह रही है कि ये संसार जो है बहुत बड़ा है, जैसे आकाश बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, ऐसे ये संसार भी बहुत बड़ा है। लेकिन कवयित्री का मानना है कि इस सांसारिक दुनिया का कोई भी हिस्सा या कोई भी भौतिक वस्तु उनकी अपनी नहीं है, ठीक है। इस संसार में कोई भी जो वस्तु है वो उनकी खुद की नहीं है। वे यहाँ पे एक अतिथि की तरह है, कि जब तक संसार में एक अतिथि की तरह है, और उनका वास्तविक घर तो अलौकिक परमात्मा के पास है। यानी जब इस दुनिया से चली जाएंगी, ठीक है, दूसरे लोक में चली जाएंगी, परमात्मा के पास चली जाएंगी, वो उनका असली घर है। ये संसार में आई है तो केवल एक अतिथि की तरह, जैसे बादल जो होते हैं आकाश में क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, आते हैं और जाते रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इनका जीवन है। परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। यानी अंत में कवयित्री जो है वो बदली यानी बादल और स्वयं के अस्तित्व को समेटते हुए कहती हैं कि मेरा परिचय, मेरा इतिहास बस इतना है कि मैं कल उमड़ी थी, आज मिटकर चली। यानी कल तो मैं बहुत उमड़ी थी, कहने का मतलब है कल मेरा बहुत नाम था, एक समय था मेरा बहुत नाम था,
और आज एक समय है जब यहाँ से मैं जा रही हूँ, इस संसार से जा रही हूँ, ठीक है। यानी जैसे बादल कल आकाश में छाकर उमड़े थे और आज बरस कर शांत हो गए, यानी वहां से चले गए, वैसे ही मेरा जीवन है। इस संसार में कल शुरू हुआ मेरा जीवन और आज अपनी जीवन यात्रा पूरी करके समाप्ति की ओर अग्रसर है, ठीक है। यानी आज मैं जा रही हूँ इस संसार को छोड़कर और मेरा जीवन जो है वो समाप्त हो रहा है। अब इसमें विशेष क्या है, इस काव्य की सौंदर्य के बारे में बात करें तो भाषा भाषा बहुत ही कोमल है, ठीक है। साहित्यिक और तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। खड़ी बोली है क्योंकि देखो जो छायावादी कवि हैं ज्यादातर खड़ी बोली में ही उन्होंने अपना काव्य लिखा है। तत्सम प्रधान है यानी कि संस्कृत के शब्द आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अत्यंत कोमल है, भावुक कर देने वाली भी है। शैली क्या है, गति शैली, सॉरी गीति शैली। प्रतीकात्मकता यानी बदली को मानव जीवन और विरह का प्रतीक बनाया गया, ठीक है। यानी बादल को क्या है, मानव के जीवन और विरह यानी बिछड़ने के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। अलंकारों की बात करें तो यहाँ पे भी आपको मानवीकरण अलंकार दिखेगा। पूरी कविता में बदली जो है, बादल जो है, उसको मानव के रूप में दिखाया गया है। अनुप्रास अलंकार है, पत को नाम मलिन, सुख की सिरहट। तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि कुछ जो अक्षर है उसको उसकी आवृत्ति हो रही है, ठीक है। कुछ वर्ण है जिसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ से आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में पता लगता है। फिर रस की बात करें तो इसमें वियोग और श्रृंगार और करुण रस आपको देखने को मिलता है। अगर आपको रसों के बारे में पता हो, आपने पढ़ा हो, तो आपको ये बहुत आसानी से पता लगेगा। वियोग रस क्यों है, क्योंकि वो संसार से दूर जाने की बात कर रही है कि मेरा जीवन खत्म हो रहा है, मैं इस संसार को छोड़कर चली जाऊंगी, यानी वियोग की बात चल रही है। श्रृंगार यानी आपको कहीं ना कहीं प्रेम की बातें देखने को मिलती है इसमें, ठीक है। करुण रस यानी कहीं ना कहीं आपको इसमें इमोशनल कर देगी, आपको भावुक कर देगी, रोने के लिए मजबूर कर देगी। इस तरीके की रस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दुख भी देखने को मिलता है। फिर अगला है, आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की, आंखों की, अंतर मन की और हमारी साझे की अनगिनत स्मृतियों कि तुम्हें निहारूं, झिझक ना हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है, ठीक है। अब ये किसके द्वारा रचित है ये आपको समझना है। तो ये अज्ञे यानी जिनका नाम था, पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वास्यानंद अज्ञे, इनके द्वारा रचित इनकी एक कविता है आओ बैठो क्षण भर। इससे लिया गया है इसको। ये आधुनिक हिंदी कविता का पार्ट है, ठीक है। इस कविता में कवि ने क्या बताया कि आधुनिक जीवन यानी आज की जो लाइफस्टाइल है वो भागदौड़ यानी भागदौड़ भरी लाइफ है। बहुत मतलब भागदौड़ वाली लाइफ है। मतलब लोग एक दूसरे से, उनको उनके पास बैठने तक का टाइम नहीं है, मिलने तक का टाइम नहीं है, एक दूसरे को समझने तक का टाइम नहीं है। लाइफ जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है, ठीक है। तो ऐसे जीवन में अगर हम देखें तो दो व्यक्ति जिसमें प्रेमी प्रेमिका, ठीक है, इनका जो आत्मीय या फिर हमारे जो खास मित्र हैं, इनके बारे में यहाँ पे वर्णन कर रखा है। और इनके मौन और आत्मीय मिलन और एक दूसरे को गहराई से समझने की मानवीय इच्छा का सुंदर चित्रण है। यानी जैसे प्रेमी प्रेमिका क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं एक दूसरे से मिलन, ठीक है, मिलना चाहते हैं, एक दूसरे को देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, क्योंकि आज के समय में जो लाइफ हो गई है उसमें लोगों को उनके पास टाइम ही नहीं है एक दूसरे के लिए। तो वो बातें यहाँ पे बताई गई है। चलिए इसको समझते हैं आगे। तो कवि जो है ये सच्चिदानंद हीरानंद वास्यानंद अज्ञे हैं, ठीक है। कविता क्या है, आओ बैठो क्षण भर। इन पंक्तियों में कवि जो है अपने प्रिय को अपने पास थोड़ी देर शांत बैठने का आग्रह करते हैं। कहते हैं कि आओ मेरे पास थोड़ी देर शांति से बैठो। वो इस संक्षिप्त मिलन में, क्योंकि थोड़े समय का मिलन है, थोड़े समय के लिए वो एक साथ हैं, तो इस मिलन में किसी सांसारिक दिखावे या शारीरिक आकर्षण से पड़े, ठीक है। यानी कि वो नहीं चाहते कोई सांसारिक दिखावा करो और शारीरिक आकर्षण से परे एक दूसरे की आंतरिक अनुभूति यानी अंदर से एक दूसरे को महसूस करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। और साझी यादों को जी भरकर निहारना, आत्मसात करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब जो उनके बीच की यादें हैं उसको उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं, एक दूसरे को निहारना, जी भरकर देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कवि ये बातें कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं, एक एक करके लाइन बाई लाइन समझेंगे इसका मतलब। आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं। तो कवि जो है अपने प्रिय से प्रेम पूर्वक आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ये जो व्यस्त और ये जो मतलब ये बिजी लाइफ जो है, तनावपूर्ण जो जीवन है, इसमें थोड़ा सा समय तो निकाल कर आओ, मेरे पास थोड़ी देर तो बैठो, ठीक है। ये कौन कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, अपने प्रिय से कह रहे हैं, प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, ठीक है।
ताकि मैं तुम्हें जी भरकर देख सकूं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। कवि कहते हैं कि इस शांत पल में मैं तुम्हारे व्यक्तित्व की उन सभी जानी पहचानी रेखाओं, ठीक है, यानी कि तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारे जो हाव भाव है, तुम्हारे जीवन के जो अनुभव है, उसको देखना चाहता हूं, फिर से गहराई से पहचानना और उसको याद करना चाहता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये उस समय की बातें हैं, ठीक है। आज के समय में अगर प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, तो वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। आगे चलते हैं। चेहरे की, आंखों की, अंतर मन की और हमारी साझे की अनगिनत स्मृतियों की। तो यहाँ पे व्याख्या क्या है, कवि कहते हैं कि केवल प्रिय के बाहरी रूप रंग को नहीं देखना चाहते, यानी अपना जो प्रिय है उसका बाहरी रूप रंग नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि वो क्रमिक रूप से गहराई में उतरना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें निहारना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारी आंखों को, ठीक है, तुम्हारे मन का जो दर्पण है, आंखें क्या होती है, मन का दर्पण होती है, मैं तुम्हारी आंखों को देखना चाहता हूँ, तुम्हारे मन में क्या है उसको देखना चाहता हूँ। फिर आंखों के माध्यम से तुम्हारे अंतर मन, यानी तुम्हारे हृदय में जो भावनाएं हैं उसको छूना चाहता हूँ। इसके साथ ही वे उन अनगिनत साझी स्मृतियों, यादों को भी फिर से जीना चाहते हैं जिन्हें दोनों ने अतीत में एक साथ मिलकर संजोया था। यानी अतीत में जब कभी वो मिले थे, जो उनकी साझी यादें बनी होंगी, ठीक है, उनकी जो यादें होंगी उसको फिर से याद करना चाहते हैं, उसको फिर से जीना चाहते हैं। कवि ये बातें बता रहे हैं, क्योंकि भाग दौड़ भरी जो लाइफ है यहाँ पे अब ये चीजें नहीं रह जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत गहराई से, बहुत गहरे अर्थ को समझाना चाह रही है। तुम्हें निहारूं, तुम्हें देखूं, झिझक ना हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है। कवि कहते हैं, फिर से कहते हैं कि मैं तुम्हें बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के निहारना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। वो अपने प्रिय को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि इस तरह देखने में, मैं इस तरीके से देखने में, मैं तुम्हारे मन में कोई संकोच, कोई डर या कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें जिस तरीके से देख रहा हूं, इस तरीके से मेरे देखने में तुमको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए तुम्हारे मन में। समाज अक्सर दो व्यक्तियों के एक दूसरे को एकटक देखने को गलत नजरिए से देखता है। मान लो दो व्यक्ति हैं, मान लो कि कोई प्रेमी प्रेमिका है, ठीक है, अगर ये एक दूसरे को एकटक देख रहे हैं तो समाज इसको अच्छे तरीके से नहीं देखता, ठीक है, सही नजरिए से नहीं देखता है, यानी गलत नजरिए से समाज इसको देखता है और इसे दबी हुई वासना या कामुकता की विकृति, बुराई समझ लेते हैं। यानी वो देख लेते हैं कि इनके अंदर कोई दबी हुई वासना है, कोई कामुकता है। कामुकता को और आसान भाषा में समझाऊं तो ठरकपन, यानी कुछ ठरकपन होता है ना एक दूसरे के अंदर, वो चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। परंतु कवि स्पष्ट करते हैं कि उनका ये निहारना पूरी तरीके से पवित्र है। ऐसा नहीं है जिस तरीके से आज के समय में होता है, ये पूरी तरीके से पवित्र है। वो उसको जो देख रहे हैं वो आत्मिक और निश्चल प्रेम से इस पे आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक वासना नहीं है, ठीक है, कलुषित भावना बिल्कुल भी नहीं है, शारीरिक कुछ भी लालच नहीं है। वो बस उसको मन से देखना चाहते हैं, दिल से देखना चाहते हैं, हृदय की गहराइयों को छूना चाहते हैं, ठीक है, जो पल साथ में बिताए हैं उसको याद करना चाहते हैं। अब इसमें विशेष क्या है, इस काव्यगत सौंदर्य की विशेषता क्या है, इसको देखते हैं। भाषा की बात करें तो देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये आधुनिक कविता है, ठीक है। आधुनिक समय में तो आपको इसमें बहुत ज्यादा संस्कृत वाले बहुत गहरे शब्द आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, आसान शब्द मिलेंगे। तो यहाँ पे सरल भाषा है, सुबोध है, आप आराम से इसको समझ पाओगे। प्रवाहपूर्ण भाषा है, आधुनिक खड़ी बोली है, ठीक है। खड़ी बोली तो है लेकिन आधुनिक खड़ी बोली, जिसमें तत्सम शब्दों का सुंदर शब्द प्रयोग किया गया है। यहाँ पे भी संस्कृत के शब्द हैं लेकिन आसान से शब्द है जो आप आसानी से समझ जाओ। छायावादी कविता जो थी उसमें थोड़े ऐसे शब्द थे जो आसानी से नहीं समझे जा सकते, ठीक है। अब शैली की बात करें, यानी लिखने का स्टाइल क्या है, लेखन का तरीका क्या है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक और आत्मीय संवाद शैली है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक रूप से आत्मीय संवाद शैली है जो सीधे पाठक के हृदय को छूती है, दिल को छूती है। अब इसकी बात करते हैं भाव सौंदर्य, यानी कवि जो है यहाँ पे प्रेम की शारीरिकता से ऊपर उठकर उसे मानसिक, आत्मिक और सात्विक रूप से प्रतिष्ठित करते हैं। आज के समय में क्या है, प्रेम जो है शारीरिक हो चुका है। लोग एक दूसरे को साथ मिलते हैं तो सीधा उनके दिमाग में, सीधा उनके मन में सेक्स वाली भावना आ जाती है, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं है, प्रेम की शारीरिकता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। कवि जो कहना चाहते हैं ना, वो इससे ऊपर उठकर मानसिक, आत्मिक और सात्विक रूप को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। यानी मन से उसको देखना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके हृदय की गहराइयों को समझना चाह रहे हैं, उसको, उसकी भावनाओं को समझना चाह रहे हैं, ये बातें हैं यहाँ पे। तो ये जो आधुनिक युग की मुक्तक छंद है,
मुक्तक छंद का मतलब क्या है, हर एक लाइन का जो अर्थ है वो मुक्त है, यानी स्वतंत्र अर्थ होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 4 लाइन लिख देता हूँ, मान लीजिए ये 4 कविता की लाइनें हैं। अब पहली लाइन जो है, मुक्तक छंद में यही होता है कि जो पहली लाइन है उसका अर्थ अपने आप में संपूर्ण होगा, यानी पूर्ण होगा, इसका दूसरी लाइन से कोई गहरा जुड़ाव नहीं होगा, ठीक है। हर लाइन का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। अब चलते हैं आगे। ये आपका एक और जो कविता है इसमें से कुछ लाइनें दे रखी है। एका एक टूट गया स्वप्न, वह छिन्न भिन्न हो गए सब चित्र। ये भी आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में दिखेगा, ठीक है। ये किसने लिखा है, मुक्ति बोध के द्वारा, यानी गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। इनकी जो कविता है अंधेरे में, और ये बहुत बड़ी कविता है, ठीक है। इतनी बड़ी कविता है कि आप सोच भी नहीं सकते, अगर आप देखोगे ना इस कविता को पढ़ोगे तो ये बहुत बड़ी कविता है। तो ये काव्यांश जो है प्रगतिवादी और प्रयोगवादी विचारधारा के महान जो कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध, इनके द्वारा जो रचित एक अत्यंत प्रसिद्ध इनकी जो कविता है, ठीक है, लंबी कविता है बहुत ज्यादा, अंधेरे में, इससे ये लाइनें ली गई है। इस कविता में कवि की जो फैंटेसी है, उनकी जो कल्पना है, फैंटेसी के माध्यम से समाज की जो क्रूर वास्तविकता है, राजनीतिक जो भ्रष्टाचार है, मध्य वर्गीय जो चेतना है, अंतर्द्वंद है, इसका चित्रण किया गया है। देखो अब इन्होंने क्या है, इन्होंने इसमें कल्पना का प्रयोग किया है और समाज की जो क्रूर वास्तविकता है, ठीक है, समाज की आपको पता है एक ऐसी सच्चाई है कि समाज में अब मानवता खत्म हो गई है, लोग एक दूसरे के साथ लालच से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अब लोग एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है, ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं एक दूसरे से। राजनीति में देखें तो भ्रष्टाचार है, ठीक है, सरकारें जो है लूट कर देश को खाने को तैयार बैठी हुई है, और मध्य वर्ग में जो चेतना जग रही है, जो जागरूकता आ रही है, और जो अंतर्द्वंद है, ठीक है, इसके बारे में चित्रण मिलता है। अब ये देखते हैं कि कौन सी कविता है, तो ये है अंधेरे में कविता। किसके द्वारा लिखी गई है, मुक्ति बोध के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब इन लाइनों को एक बार इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। आप क्या करो, इन लाइनों को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं आपको सीधा इसके व्याख्या पे ले चलता हूं। तो प्रसंग की बात करते हैं, यानी इस अंश में कवि एक डरावने और रहस्यमयी स्वप्न के टूटने के बाद की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। यानी कवि कहते हैं कि मतलब एक ऐसे स्वप्न की बात कर रहे हैं कि ऐसा रहस्यमयी स्वप्न है जो टूट चुका है, ठीक है, एक डरावना स्वप्न है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। कवि ने इस कविता में आधी रात को निकलने वाले एक गुप्त जुलूस का वर्णन किया है। यानी आधी रात में एक जुलूस निकल रहा है जो बहुत ही गुप्त है, चुपके से निकाला जा रहा है, जिसमें समाज के प्रतिष्ठित समझे जाने वाले लोग, यानी ऐसे लोग जो समाज में बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, जिनका समाज में बहुत इज्जत होती है, जैसे अधिकारी लोग हो गए, नेता लोग हो गए, पत्रकार हो गए, ये लोग इस जुलूस में शामिल हैं। जब सपना टूट जाता है, स्वप्न टूट जाता है, तो कवि को ऐसा महसूस होता है कि जो डरावने चेहरे रात के अंधेरे में दिखाई दिए थे, वो कोई और नहीं बल्कि इसी समाज में जीवित मृत शिल्पी यानी भ्रष्ट लोग हैं। कहने का मतलब कौन है, ये जो डरावने चेहरे यानी अधिकारी क्या है, करप्ट है, करप्शन है, पैसे, रिश्वत, ये आप जानते ही हो क्या हाल है। नेता सारे करप्ट आपको देखने को मिलते हैं, पत्रकार भी बिक चुके हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें है, ये डरावना जो सपना था, इन लोगों को जो समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं, ये डरावने लोग हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं, इनके बारे में मुक्ति बोध जी अपनी कविता में लिख रहे हैं, ठीक है। अब चलिए समझते हैं एक एक करके, लाइन वाइज लाइन इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। एकाएक टूट गया स्वप्न, वह छिन्न भिन्न हो गए सब चित्र। क्या होता है जब सपना टूट जाता है, तो हमारी आंखों के सामने जो हम देख रहे होते हैं सपने में, वो सब गायब हो जाता है, ठीक है। जागते में फिर से याद आने लगा वो सपने, यानी जब जाग जाते हैं कभी, तो वापिस से उनको वो सपने याद आता है कि रात में उन्होंने सपने में क्या क्या देखा था। कवि कहते हैं कि अचानक मेरा वो रहस्यमयी और भयानक सपना जो था वो टूट गया। सपना टूटते ही जो दृश्य यानी जो चित्र आंखों के सामने उभर कर आ रहा था, वे सब बिखर गए, यानी सारे जो चीजें सामने आ रही थी वो सब बिखर गए, सब गायब हो गए। लेकिन जागने के बाद भी कवि का मन जो है शांत नहीं है। जागृत अवस्था में भी उस डरावने सपने की यादें जो हैं उनके मानस पटल पे यानी उनके मन पर बार बार लौट रहे हैं, ठीक है, बार बार वो चीजें, उनको डरावनी चीजें उनके सामने आ रही है। वो भय और बेचैनी अभी भी उनके मन में बनी हुई है। कहते हैं कि फिर से याद आने लगे अंधेरे में चेहरे, और तब मुझे प्रतीत हुआ भयानक। कवि को नींद से जागने के बाद भी अंधेरे में दिखाई देने वाले रहस्यमयी और डरावने चेहरे जो है बार बार याद आने लगे, जो उन्होंने सपने में देखे थे। तब अचानक कवि को एक बहुत ही भयानक और कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। कौन से चेहरे उन्होंने सपने में देखे थे, उन्होंने नेता देखे थे, ठीक है, उन्होंने पत्रकार देखे थे, मीडिया से जुड़े हुए लोग देखे थे,
उन्होंने और कौन देखे थे, ठीक है, अधिकारी देखे थे जो सब क्या थे, भ्रष्ट थे। ठीक है, आगे चलते हैं। गहन मृतात्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती। यानी कवि कहते हैं, कवि को समझ आता है कि सपने में जो मृत आत्माएं यानी मरे हुए लोगों जैसी जो आत्माएं इन्होंने देखी है, ये एक रहस्यमयी जुलूस बनाकर चल रही थी। वे कहीं बाहर की नहीं थी, बल्कि वो इसी नगर की जानी मानी जीवित लाशें थी। मृत आत्माएं, यहाँ से इनका क्या मतलब है, इस ये जो शब्द है यहाँ पे उन लोगों के लिए प्रतीक है जिनके अंदर मानवीय संवेदना खत्म हो गई है, जिनके अंदर नैतिकता खत्म हो चुकी है, यानी जिनकी आत्मा मर चुकी है। ये भ्रष्ट लोग हैं, ये शोषक लोग हैं, यानी शोषण करते हैं, ये स्वार्थी लोग हैं। ठीक है, इन्होंने इनकी लाश को रात में देखा है, सपने में जुलूस में देखा है, परंतु दिन में बैठती बैठती हैं मिलकर करती हुई षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में। यानी यही आत्माएं क्या करती है, दिन में एक साथ मिलकर बैठती हैं, षड्यंत्र करती हैं, और अलग अलग दफ्तरों में, ऑफिसों में, केंद्रों में, घरों में ये अधिकारी लोग बैठते हैं। क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं किस चीज की, कि कैसे लोगों को लूटा जाए, कैसे लोगों को का शोषण किया जाए। तो कवि क्या कहते हैं, देखो, कवि इस सामाजिक और राजनीतिक विडंबना पे प्रहार करते हुए कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो दिन के उजाले में शरीफ और सम्मानित होने का ढोंग करते हैं, और दिन ढलते ही, यानी जैसे ही दिन ढल जाता है और या दिन के समय में, ये लोग अलग अलग दफ्तर में, सरकारी कार्यालय में, सत्ता के केंद्रों में और अपने कुलीन घरों में, बड़े बड़े घरों में बैठकर आम जनता के खिलाफ शोषण और स्वार्थ का की साजिश रचते हैं कि कैसे जनता को नुकसान पहुंचाया जाए, उनके पैसों को ऐंठा जाए। ऊपरी तौर पर सभ्य दिखने वाले ये अधिकारी, राजनेता और पूंजीपति असल में समाज को अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, खोखला करने वाली मृत आत्माएं हैं। अब इसकी विशेषता की बात करते हैं, तो भाषा की बात करें तो तत्सम प्रधान, आपको संस्कृत के शब्द मिलेंगे, गंभीर भाषा है, प्रतीकात्मक खड़ी बोली है। ठीक है, मृत आत्मा क्या है, ये प्रतीक है, प्रतीक के रूप में है। जो षड्यंत्र जैसे जो शब्द हैं, ये आपको इस कविता की गंभीरता को दिखाते हैं। अब शैली जो है, मुक्ति बोध जो थे, ये फैंटेसी यानी स्वप्न कथा, कल्पना, ऐसी शैली का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं अपने सपने के माध्यम से, अपनी कल्पनाओं के माध्यम से। ठीक है, ये भयानक जो इसकी परतें हैं उसको खोलते हैं। अब भाव सौंदर्य क्या है, कवि ने मध्यम वर्गीय समाज जो है, मिडिल क्लास जो लोग हैं, सत्ता के गलियारे में जो भ्रष्टाचार है, जो अवसरवादिता है, जो नैतिक पतन है, इसका पर्दाफाश किया है। यानी ये आधुनिक युग में जो तीव्र बिंब वाली मुक्त छंद है। ठीक है, आधुनिक युग में जो प्रतीक के रूप में इन्होंने मुक्त छंदों के रूप में लिखा है, यानी हर एक लाइन का अपना एक स्वतंत्र अर्थ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाता है। यहाँ पे मैंने 4 से 5 कविताओं के वो क्वेश्चन लिए जो पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए, और अगर नहीं आते तो हो सकता है इन्हीं कविताओं में से कुछ दूसरी लाइन पूछ ले। तो आपका एग्जाम से पहले एक बार इन कविताओं को देख कर जाना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये वाली वीडियो जरूर देख के जाना। ठीक है, यानी मैंने आपकी 1 घंटे से ज्यादा बड़ी वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आपके इस सब्जेक्ट में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दिए। तो आपको इसका लिंक मैं कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप कमेंट में जाइए, वहां पे कमेंट भी लिख दीजिए, और उस लिंक पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।